हेलो गाइस। तो आज हम लोग जो है एग्ज़ाम जो शुरू होने वाला है, आपका 11वीं का जो बोर्ड शुरू होने वाला है। 11वीं परीक्षा का जो 27 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम, तो उसमें जो आज हम आप लोगों को जो है ज्योग्राफी का कुछ मॉडल सेट बताएंगे। और आप लोगों को ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। एग्ज़ाम में जो है धैर्य बना के पेशेंस बिना तनाव के आपको रहना है। इसमें आपको किसी तरह का तनाव नहीं लेना है। सारा क्वेश्चन जो है आपका ईजी रहेगा। आप ये मान के चलिए कि सारा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, इजी रहेगा। और इजी क्वेश्चन को बनाना इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आपको मतलब लगेगा कि आज हम कुछ बढ़िया करके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए, इसमें से सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1 है, कहता है इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ 4 ग्रहों का नाम दिया गया है। इसमें से पृथ्वी है, बुध है, शनि है, शुक्र है। ये 4 ग्रह का नाम दिया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, नहीं सॉरी, सूर्य का सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा का है। तो हम लोग जानते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बुध। इसका आंसर हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा, बुध, मरकरी। आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए सूर्य से जो है दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है। तो मान के चलिए आपका ये सूर्य है, ये सूर्य है। देखिए सूर्य के अनुसार दूरी का हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका ये बुध हो गया। क्या हो गया? बुध। ये बुध हो गया। दूसरा जो है, दूसरा ग्रह जो है नंबर ये 1 2, ये जो आपका हो गया शुक्र हो गया। क्या हो गया? शुक्र हो गया। तीसरा जो आपका है पृथ्वी, अपना पृथ्वी जो है ये पृथ्वी हो गया, ये तीसरा है। चौथा जो है, चौथा आपका जो आ जाएगा आपका मंगल आ जाएगा। चौथा जो ग्रह आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। पांचवा जो हो गया आपका बृहस्पति हो गया। छठा क्या हो गया? शनि हो गया। सातवां क्या हो गया? यूरेनस हो गया। और आठवां नेपच्यून हो गया। पहले 9 ग्रह होते थे, अब जो है 8 ग्रह है। उसमें से जो है आपका जो 12वां ग्रह जो है प्लूटो को हटा दिया गया है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर क्या होगा? सबसे मतलब सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है क्या है? बुध है। अब आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्या कहता है? हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। यह ध्यान देना, करेवा, आखिर करेवा है क्या? तो करेवा क्या होता है कि जैसे कोई भी पहाड़ी रीजन होता है जहां पे बर्फ गिरता है, तो बर्फ के चलते जो है क्या होता है कि कुछ ऐसे घाटी क्षेत्र जो होते हैं ऊंचा हो जाते हैं। और ऊंचा हो जाते हैं तो वो लगता है कि पठार जैसा लगता है वो। तो वो जो पठारी उच्च भूमि जो कश्मीर साइड में पाए जाते हैं, कश्मीर जहां पे बर्फ गिरता है, उन क्षेत्रों में जो उच्च पठारी भूमि है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं। तो इसमें क्या है? पहला दिया हुआ है कि भाई दक्षिण हिमालय। दक्षिण हिमालय भाई जैसे शिवालिक आ जाता है, तो शिवालिक में बर्फबारी नहीं होती इसलिए शिवालिक नहीं होगा। दूसरा कहता है उत्तर दक्षिण हिमालय। ये कहता है उत्तर दक्षिण हिमालय। उत्तर दक्षिण यानी उत्तर और दक्षिण ये भी नहीं होगा। दक्षिण हिमालय तो होगा नहीं। हिमाचल उत्तराखंड ये तो आपका इधर घना बसा एरिया है, उधर आदमी लोग रहता है। चौथा जो डी लिखा हुआ है कश्मीर हिमालय, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कश्मीर हिमालय। तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा करेवा क्या है। तो करेवा ऐसी भूस्थलाकृति है, ऐसी जगह है जो मतलब उच्च भूमि है। उसको निर्माण कैसे होता है? तो बर्फबारी होने से जब बर्फ जम जाता है तो उच्च जो भूमि बन जाता है उसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं। और ये खास करके जो है घाटियों में पाया जाता है। तीसरा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कितने भारत के जैव मंडल निचय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? यूनेस्को, सबसे पहले जानना है भाई यूनेस्को ने जो है भारत के कितने जीव मंडल निचय को मान्यता दिया है। तो यूनेस्को सबसे पहले जानना है क्या है यूनेस्को भाई। यूनेस्को, यूनेस्को ये क्या है? यूनेस्को, यूनेस्को जानना है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यूनेस्को का पूरा नाम? क्या होता है?
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या काम है? तो इसका काम है कि सांस्कृतिक धरोहरों को क्या करता है, ये बचाने का काम करता है। तो 1971-72 ईस्वी में जो है आप जानते हैं कि भारत जो है जैव विविधता से धनी क्षेत्र है। जैव विविधता का मतलब यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, बहुत सारे प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो उनको रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और यूनेस्को का एक आया प्रोग्राम कि नहीं, इन लोगों को हम कैसे मतलब संरक्षित करें, कैसे बचाएं। इसीलिए यूनेस्को द्वारा जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसको जो हिंदी में बोलते हैं जीव मंडल निचय, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। और उसमें जो है जीवों को संरक्षित किया जाता है। जितने भी जीव होते हैं उसमें से प्राणी जात हो गए या वनस्पति जात। प्राणी जात कहने का मतलब जितने भी प्रकार के आपको जीव जंतु है, जीव जंतु मतलब सारे जो विषम पोषी प्रणाली का यूज करते हैं, तो जीव जंतु हो गया। स्वपोषी पेड़ पौधे, वो भी एक प्रकार के जीव हैं। तो उन लोग को मतलब सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो है बायोस्फीयर रिजर्व का जो है गठन किया गया। और ये यूनेस्को द्वारा जो है टोटल जो है 12 को मान्यता दिया गया। कितना को दिया गया है? 12 मतलब जैव स्फीयर रिजर्व को मान्यता दिया गया है। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में 1, 3, 2, 4। तो ये इसमें से एक भी आंसर नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि यूनेस्को द्वारा जो मान्यता दिया गया है जीवमंडल निचय को, इसकी संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 12 है। वैसे भारत में जो है जीवमंडल निचयों की संख्या 18 है, लेकिन यूनेस्को द्वारा जो मान्यता दिया गया है कितना है? 12 है। अब देखते हैं आगे, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ज्योग्राफी होता क्या है भाई कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एक साथ सारे भौगोलिक तत्वों को जो है पढ़ना क्या होता है, दिक्कत होता है। इसीलिए ज्योग्राफी को क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। जिस तरह से इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, क्या कि प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास हो गया, उसी तरह से ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्रमबद्ध, यानी उसको सिलसिलेवार ढंग से मतलब भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। और दूसरा हो गया आपका प्रादेशिक भूगोल। इसमें क्या होता है कि पूरे क्षेत्र को एक इकाई में बांट करके भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो यहां आपका क्वेश्चन क्या है? क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें दिया हुआ है रीटर, स्टैब्रो, हम्बोल्ट, विडाल डीला ब्लास। आप जान लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जो है एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने जो है भूगोल को जो है जो क्रमबद्ध भूगोल है इसका प्रतिपादन इन्होंने किया और बताया कि नहीं, कि क्रमबद्ध तरीके से यदि भूगोल का अध्ययन किया जाए तो इसको पढ़ाने में, समझने में सबको क्या होगा? इजी होगा। उसी तरह से जो कार्ल रीटर है, कार्ल रीटर जो है उसको जो है बोला जाता है प्रादेशिक भूगोल का जनक बोला जाता है। इनका मानना था कि नहीं, एक पूरे क्षेत्र के एक रीजन को अलग कर लिया जाए और जितने भी भौगोलिक तत्व हैं, चाहे मिट्टी है, चाहे जलवायु है, चाहे वर्षा है, तापमान है, जो कुछ भी है, उनको जो है एक क्षेत्र में पूरा का पूरा एक साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है मतलब भूगोल की 2 शाखाएं हो गई, क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा हो गया प्रादेशिक भूगोल। तो क्रमबद्ध भूगोल का जनक हम्बोल्ट और प्रादेशिक भूगोल का जनक रीटर को माना जाता है। दोनों जो है जर्मनी के थे। आगे हम लोग देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। नर्मदा और ताप्ती, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो नर्मदा और ताप्ती का उद्गम स्थल कहां है और किधर से किधर बहती है। तो मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको। ये देखिए, ये भारत का मैप है। ये भारत का हम मैप बनाते हैं। ये भारत का मैप हो गया। आप यहां पे देख रहे हैं इस जगह पे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक है। अमरकंटक से दोनों नदियां निकलती है। कौन कौन निकलती है? ये आपका जो है ताप्ती और नर्मदा। देखिए ये दोनों
नर्मदा जो है अमरकंटक के पास से निकलती है और इस तरह से आकर के इस तरह से होते हुए अरब सागर में गिरती है। जस्ट इसी के नीचे और इधर से बैतूल जिले से जो है ये निकलती है एक नदी जिसका नाम है तापी, मध्य प्रदेश के बैतूल से, और ये अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। और ये दोनों नदियां हम देख रहे हैं कि कोई भी जब मैप बनता है तो ध्यान रखना है कि भैया इधर जो है ये साउथ साइड है, इधर ये ईस्ट साइड है, इधर ये वेस्ट साइड है और इधर ये नॉर्थ साइड है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये नदियां जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ पे देखिए कहां पूर्व से पश्चिम दी लिखा हुआ है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है, तो इसका उत्तर होगा पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये आपको ध्यान आ गया। नर्मदा का जो है उद्गम स्थल कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, बताइए नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा अमरकंटक, अमरकंटक। दूसरा यदि पूछ दिया कि नहीं तापी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपको तुरंत बताना पड़ेगा अमरकंटक के बगल में ही जो है आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल, बैतूल से निकलती है कौन सी नदी निकलती है, तो आपका ताप्ती निकलती है। ऊपर में नर्मदा और उसके नीचे ताप्ती है। ये हो गया। अब थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, चलिए अब क्या है, कहता बाढ़ आने का कारण नहीं है। बाढ़ किस कारण से नहीं आता है, छठा क्वेश्चन आपका है कि बाढ़ आने का कारण नहीं है, कौन सा ऐसा कारण है जिससे बाढ़ नहीं आता है। तो यहां पे देखिए कहता भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है आपको समझना पड़ेगा, आखिर भूस्खलन है क्या। तो भूस्खलन ऐसी घटना होती है जैसे जब बहुत ज्यादा पानी पड़ता है, ज्यादा वर्षा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े बड़े ऊंचे जो वैलीज होते हैं, घाटियां जो होती है, वहां पे जो बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, देखिए जैसे आप इस तरह से आप मान के चलिए ये वैली है, इस तरह से वैली है। अब क्या होता है कि इधर से जो है इधर से पानी बहना शुरू किया तो धीरे धीरे कटते जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पानी पड़ने के बाद जो है ये लैंड स्लाइड हो जाता है और ये जो है बह कर को जो है बह के घसक के पूरा ये एरिया को क्या करता है, भर देता है। या तो ये भी घसक सकता है, ये भर देगा। ऐसी स्थिति में जो नदी क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। और जाम हो जाएगी और बेटा एक बार यदि टूट गया ये जाम वाला पानी, तो आप समझिए कि उसके नीचे का जो इलाका है ये कितना बड़ा मंजर लाएगा, कितना बड़ा मतलब पूरे एरिया को बहा देगा, ये कल्पना करना मुश्किल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो भूस्खलन जो है एक लैंडस्लाइड जो है मतलब बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है। और यहां पे पूछा है कारण नहीं है, तो आपको नहीं में देखना है। फिर दूसरा कहता है सुनामी। सुनामी आप लोग जानते हैं सुनामी क्या है। सुनामी एक जो वर्ड है ये जापानी वर्ड है सुनामी, इसका मतलब होता है हार्बर वेव। हार्बर वेव होता क्या है, हार्बर किसको बोलते हैं, जहां पे जहाज सब जाता है, खड़ा होता है, वहां पे क्या होता है कि लोडिंग अनलोडिंग होता है पानी जहाज। तो क्या होता है कि जापान में ऐसा कटाफटा क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है कि जब हवाएं चलती है, सुनामी जब आता है, तो इसलिए हार्बर वेव बोला जाता है कि हार्बर में जहाज को क्या किया जाता है, वो हवा के द्वारा पहुंच जाता है। अब जब समुद्र का जो है हवा होता है या तो समुद्र के नीचे का क्षेत्र में जो है भूकंप होता है, तो वो तरंगे उठती है और वो तरंगे जब पृथ्वी पर आती है ना, तो भयानक तबाही लाती है। तो इसका मतलब सुनामी जो है बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कहता है कि भारी वर्षा। तो भारी वर्षा आप लोग सबको जान रहे हैं, भारी वर्षा जब होगा तो बाढ़ आएगा। चौथा कहता है डी कहता है जैविक आपदा। तो जैविक आपदा जैसे मान के चलिए कोरोना। कोरोना एक लगा कि भाई कुछ ऐसे वायरस थे, कोई बायो वेपन्स था जिसके चलते जो है इस तरह का महामारी आ गया, तो उससे महामारी फैल सकता है बट उससे वर्षा नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ये डी उत्तर होगा, जैविक आपदा। क्या होगा, जैविक आपदा होगा, ये ध्यान रखना है, जैविक आपदा होगा इसका आंसर। आगे कहता है रेगड़ मृदा का दूसरा नाम है। रेगड़ इंग्लिश में कहता है रेगुड सॉइल इज नोन एज। रेगुड़ आप लोग जानते होंगे गुड़, गुड़ का मतलब समझ में आता होगा सबको, आप लोग गुड़ खाते हैं, गुड़ देखे हैं।
तो क्या होता है कि जो काला गुड़ होता है ना, उसमें बहुत सारा गुण होता है। लोग बोलते हैं कि काला गुड़ खाने के बाद जो है खांसी की बीमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर भाई ये रेगुड़ मृदा एक उसी तरह से काले गुड़ की जैसा एक मृदा पाई जाती है, उसका क्या दूसरा नाम है? तो उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे? लवण मृदा तो होगा नहीं, काली मृदा होगा। क्या कौन सी मृदा होगा? इसका उत्तर राइट आंसर हो गया काली मृदा। और आपको ये पता है कि भारत में जो है इसके दो क्षेत्र मशहूर हैं, आपका जो गुजरात जो हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ये दोनों क्षेत्रों में जो है व्यापक मात्रा में क्या काली मृदा पाई जाती है। तो ये ध्यान देना आप लोगों को। आठवां कहता है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? तो लवणता, लवणता है क्या? सबसे पहले जानना पड़ेगा लवणता। जैसे क्या होता है कि समुद्र का पानी भाई बहुत खारा होता है। मैं इस बार समुद्र गया था, मजा आया, लेकिन क्या वो मजा तब किरकिर हो जाता है जब उसका जो पानी जो है, समुद्र का पानी मुंह में चला जाता है, नाक से मुंह से लगेगा कि अंदर नहीं करना है। ये आखिर लवणता क्या है? उसमें नमक की मात्रा इतनी होती है, नमक की मात्रा इतनी होती है कि आप उस पानी को जो है नहीं पी सकते हैं, बड़ा दिक्कत लगेगा आपको। अब उसके चलते क्या होता है कि फ्लोटेशन ज्यादा होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होगी, यानी जो है पानी के बीच का जो स्थान है एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा। और जब पानी के बीच का स्थान कम हो जाएगा तो आप समुद्र में यदि तैरना चाहेंगे तो तैर भी सकते हैं, तब समुद्र में तैरना इजी होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा ऐसा सागर इसमें से जो है जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी लवण की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो पूरे जो धरती पर का जो है सबसे ज्यादा लवण वाला जो सागर है उसका नाम है मृत सागर। क्या नाम है? मृत सागर। लेकिन इसमें ऑप्शन में मृत सागर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को इन चारों में से देखना पड़ेगा कि आखिर जो है लाल सागर में, बाल्टिक सागर में, काला सागर में और कैस्पियन सागर में जो है कौन सा सागर में जो है क्या है लवण की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो सबसे लवण की ज्यादा मात्रा वाला जो है आपका लाल सागर है। और लाल सागर जो है देखिए इधर ही से जो जहाज होता है, जो भारतीय जहाज होता है, लाल सागर से जो है एक नहर बना हुआ है भूमध्य सागर से, स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर, उसके माध्यम से व्यापार होता है। तो ये आपको याद रखना है कि यदि चारों सागर का नाम दिया है लाल सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, तो आपको तुरंत उत्तर लिखना है कि लाल सागर में जो है लवणता सबसे ज्यादा अधिक है। अब पूछेगा लवणता क्या है भाई? तो प्रति लीटर उसमें नमक की मात्रा जो होती है उसकी लवणता कहलाती है। 1 लीटर जल में यदि उसको हम वाष्पीकरण करते हैं तो कितना ग्राम जो है नमक मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी लवणता को हम लोग बताते हैं, सैलिनिटी बताते हैं। तो ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा जो है खारे जल वाला या तो लवण वाला जल जो है मृत सागर है, वहां पे 1 लीटर जल में जो है 330 ग्राम जो है नमक की मात्रा निकलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। कहता है इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? मानव भूगोल, अब आदमी से संबंधित। मानव का मतलब होता है आदमी, मानव का मतलब होता है आदमी। तो आदमी से संबंधित कौन है भाई? तो सब लग रहा है कि देखिए सामाजिक भूगोल, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, भू आकृति विज्ञान, वैसे तो सब है संबंधित, आदमी से संबंधित है, लेकिन आदमी के द्वारा बनाया गया, यहां पे आप समझिए। तो आदमी के द्वारा बनाया गया क्या होता है? समाज होता है, और एक उसका एक शाखा है। आपको भूगोल जो है उसमें समाज के बारे में भी पढ़ना है। तो ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है, तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक भूगोल हो जाएगा। जल विज्ञान में हम लोग जल के बारे में जानते हैं। दूसरा हो गया मृदा भूगोल में मिट्टी के बनावट के बारे में जानते हैं, मिट्टी के बारे में जानते हैं। भू आकृति विज्ञान में जो है, जियोमॉर्फोलॉजी में जो है कौन कौन सी भू आकृतियां हमारे धरातल पर पाई जाती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब आगे देखिए, कहता है, देखिए आ गया वही क्वेश्चन 10, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अभी हम उसके ऊपर में पहले हम बताए थे सुनामी के बारे में। देखिए ये सुनामी के बारे में हम बता रहे थे। ये क्वेश्चन जो है समझना है, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है कि आखिर पूछा क्या है। जब आप समझ लेंगे कि नहीं ये चीज पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर एकदम इजी से मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या कहता है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति
उत्पत्ति हुई है। द वर्ड सुनामी हैज बीन ड्रिव्ड फ्रॉम, तो मैं बताया जापान से। कहां से? जापान से। सबसे पहले उसको वहां पे हार्बर, हम बताए थे हार्बर वेव्स के नाम से जाना जाता था, और वही सुनामी। और सुनामी का कारण बताया कि समुद्र के जो प्रपट्टी है उसमें यदि भूकंप होता है तो उसमें लहरें उठती है, और वो लहरें जो होती है जहाज को गंतव्य स्थल तक पहुंचा देती थी, इसलिए बोला जाता था सुनामी। लेकिन कभी कभी सुनामी इतना विशाल होता है और इतना विनाशकारी होता है कि पूरा इलाका को पूरा बर्बाद कर देता है। ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, कहता लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। लेटेराइट मृदा। अब लेटेराइट मृदा क्या है भैया? मृदा इसमें जैसे लाल मृदा हो गया, काली मृदा हो गया, पीली मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया, बहुत सारी तमाम प्रकार की मृदाएं होती है। कणों के आधार पर यदि हम लोग मृदा की बात करें तो वो 3 प्रकार की मृदाएं होती है। उसी तरह से यदि हम लोग रंग और बनावट के आधार के बात करें तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की मृदाएं होती है। तो इसमें पूछा है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आखिर कैसे होता है लेटेराइट मिट्टी? तो क्या होता है इसमें? कहता है अपर्दन। अपर्दन के द्वारा होता है। अपर्दन का मतलब होता है कि मिट्टी के कटने से उसका निर्माण होता है। अपक्षय, अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है। अपक्षय जैसे क्या होता है कि मौसम पर यदि मिट्टी का प्रभाव पड़ता है तो धीरे धीरे जो है वो टूटते फूटते जाता है। जैसे मान के चलिए कोई भी चट्टान है, अब चट्टान में जो है बार बार धूप लग रहा है, धूप लगने के बाद फिर क्या हो गया? पानी पड़ गया, तो क्या होता है? वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। तो ऐसा होने के बाद धीरे धीरे सिकुड़ते फैलते धीरे धीरे चट्टान क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, और कमजोर होकर के वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो फिर जो है सो मिट्टी का निर्माण होगा। तो ये फिर अपक्षय होता है। निक्षेपण क्या होता है कि मिट्टी उठा करके बाढ़ के द्वारा या तो फिर हवा के द्वारा किसी दूसरे जगह पे जमा कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निक्षेपण। और क्या होता है? निक्षालन। तो ध्यान रखना है कि लेटेराइट जो मृदा होती है उसमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा नहीं होती है। तो ध्यान रखना है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है निक्षालन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निक्षालन। आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा होता है? निक्षालन के द्वारा होता है। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निक्षालन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निक्षालन। निक्षालन क्या है? यदि कोई पूछे क्या है निक्षालन, किसको बोलते हैं? लीचिंग क्या है? व्हाट इज लीचिंग? तो क्या है निक्षालन? क्या होता है कि जब वर्षा होता है तो वर्षा के द्वारा क्या होता है कि जो मिट्टी का पोषक तत्व जो होता है धीरे धीरे मिट्टी के साथ क्या हो जाता है? बह जाता है, और बह जाता है, और वो बहने के बाद समुद्र में चला जाता है। तो मिट्टी क्या हो जाती है कि कम उपजाऊ हो जाती है, और वही कम उपजाऊ के चलते जो है किसका निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। उसमें जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि बार बार वर्षा होती है और जितना भी उसका जो पोषक तत्व है वर्षा के द्वारा क्या होता है? बह जाता है, और बहने के बाद जो है उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा? निक्षालन होगा। कहता इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन। अब भारत के उत्तर पश्चिम भाग, तो भारत का उत्तर पश्चिम भाग आपको जानना पड़ेगा कहाँ है। तो आप देख लीजिए कि हिमालय का जो है पश्चिमी भाग हो गया, आपका राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग हो गया, आपका पंजाब हो गया। ये सब सारे जो इलाके हैं भारत का, तो इसमें जो है क्या आता है? सब वो उत्तर पश्चिमी भाग आता है। तो उसमें जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें वर्षा का जो होता है शीत ऋतु में अक्सर होता है। किस ऋतु में होता है? जैसे अभी शीत ऋतु है, अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में क्या हो रहा है? पानी पड़ रहा है। आज भी हम देखे कि पूरा बादल था, पानी पड़ने लगा। तो आखिर इस समय यानी शीत ऋतु में जो है उत्तर पश्चिम भाग में जो है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में किस कारण से वर्षा होती है? तो आपको जानना पड़ेगा। इसका मेन कारण है, इसका उत्तर आपका होगा पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ है क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या? तो क्या होता है कि भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर में जो है वायुमंडल में किसी तरह से ताप वगैरह के चलते जो है वहां पर डिस्टरबेंस पैदा होता है, जिसके चलते जो है वहां से हवाएं बह करके जो है किधर आती है? भारत की तरफ आती है। भूमध्य सागर से किधर की ओर आती है? भारत की ओर। और वही जो हवाएं हैं ये हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में वर्षा का कारण बनता है। अगला क्या है?
हाँ, अगला देखना क्या कहता है, कोयला तथा पेट्रोलियम प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। हम लोग थोड़ा एग्जाम ऑफ व्यू देख रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। अब जब लंबा हम क्लास होगा, जब आपको हम बताएंगे कॉन्सेप्ट बेस बताएंगे, तो फिर उसमें हम ज़्यादा टाइम लेंगे, तो उसमें हम बताएंगे, पूरा विस्तार से बताएंगे। इसमें क्या कहता है कि कोयला तथा पेट्रोलियम मतलब खालिस्तान प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है। अग्नेय चट्टान, इसमें भी पाया, ये जो है अग्नेय मूल चट्टानें होती है। तो रूपांतरित, यही सब चट्टानें जो है क्या होता है कि चेंज होकर के क्या बन जाती है, रूपांतरित बन जाती है। कोयला और पेट्रोलियम जो है अवसादी, अवसादी का मतलब होता है सेडिमेंट। धीरे धीरे क्या होता है कि जीव जंतुओं के मरने के बाद धीरे धीरे वो जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, ताप और दाब के चलते जो है वो कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, अवसादी। फिर कहता है कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है। वाह, कितना सुंदर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सौर विकिरण यानी सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, सूर्य से आने वाला जो किरण है, तो कौन सी गैस है जो सूर्य की किरणों को तो आने जाती है, लेकिन आने देती है, लेकिन जो सूर्य से आने के बाद पृथ्वी पर जब टकराती है तो जब रिफ्लेक्ट करती है फिर उसको जाने नहीं देती है। तो ये कौन सी गैस है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ये गैस जो है आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है कि सूर्य के किरण को तो पृथ्वी तक आने देता है, लेकिन जाने के टाइम में रोक देता है, जिसके चलते जो है पृथ्वी गर्म रहती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो हम लोग ठंड से मर जाते, हम लोग को ब्लड जो है, बॉडी का ब्लड जो है बिल्कुल जम जाता है, हम लोग फिर जिंदा नहीं रह पाते। हम लोग बोलते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसका एक निश्चित मात्रा होना जरूरी है। यदि नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। आगे फिर चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। एक साइंस का भी क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके चलते जो है पानी है, आप लोग घर में देखे होंगे कि पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, भाप बन जाता है, और भाप को फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या वायुमंडल में मिल जाता है। वायुमंडल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस। तो सीधा सीधी बात है, तो ये वाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाता है। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। यदि हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन के क्या होना है, उड़ना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन बोलते हैं, इवेपराइजेशन। तो कहता है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाती है। तो सीधा सीधी इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, ये ध्यान, वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। अब सबसे पहले ये जानना पड़ेगा भाई, वायुमंडल में कौन सा परत है जिसमें मौसमी घटनाएं, जैसे पानी पड़ता है, गर्मी लगता है, बादल छाता है, कौन सा परत है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वायुमंडल में भी परत दर परत है। आप देख सकते हैं, ये देख, ध्यान दीजिए इस तरह से, ये देखिए, ये अर्थ है, ये वायुमंडल है। इस तरह से देखिए, एक स्तर इधर है, दूसरा स्तर इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर है। इस तरह से स्तर बाय स्तर है। इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे इसको, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। समताप मंडल हो गया। तीसरा हो गया, ये पहला हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल। उसके बाद होता है योजन मंडल, योजन मंडल हो गया। आयन मंडल हो गया। इस तरह से अलग अलग मंडल हो गया। उसके बाद इसको मध्य मंडल हो गया। इस तरह से इसको बहिर्मंडल हम लोग बोलते हैं, इस तरह से बोला जाता है।
बहिर्मंडल, बहिर्मंडल हो गया। तो इस तरह से जो है पृथ्वी के ऊपर जो है परत बना हुआ है, किसका? गैसों का परत बना हुआ है, एटमॉस्फेयर का परत बना हुआ है। तो जितने भी मौसमी घटनाएं होती सब क्षोभ मंडल में होता है। जितने भी पानी पड़ना है, बादल छाना है, सब इसी मंडल में होता है, सब क्षोभ मंडल में होता है। आपको याद रखना है कि इनमें से कौन क्या है कि वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो उत्तर होगा आपका क्षोभ मंडल, यानी ट्रोपोस्फेयर। क्या आ गया? ट्रोपोस्फेयर। ये कहता है भूकंप मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। अब भाई कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे जो है हम लोग क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। आखिर भूकंप जो आता है, आखिर आने का बहुत सारा कारण है, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां भी देखना है कि भूकंप मापने में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा ऐसा मशीन है जिससे हम लोग क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, उसकी इंटेंसिटी को मापते हैं कि आखिर कितना तेज गति से भूकंप आया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ जो है एक यंत्र है जिसका आविष्कार जो है चार्ल्स रिक्टर 1935 ईस्वी में किए थे। और चार्ल्स रिक्टर जो है के नाम पर जो है उसको बोला जाता है रिक्टर स्केल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल में इसमें जो है 0 से 10 तक दिया रहता है। लेकिन 7 से ऊपर जो होता है इसका जो मान, यदि 7 या 7 से ऊपर पहुंच गया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें बिल्डिंग वगैरह सब क्या होते हैं? ढह जाते हैं। तो ध्यान रहे भूकंप मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ। ये कहता अगला कहता इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस है क्या? तो वही मैं बताया कि ग्रीन हाउस ऐसा इफेक्ट है, क्या होता है कि सूर्य का जो है प्रकाश को सब आने देता है, और जब आता है और जब फिर रिफ्लेक्शन के बाद जब वापस जाता है तो जाने ही नहीं देता है। तो जिसके चलते वातावरण क्या होता है? गर्म हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। यदि कोई पूछ दे ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या, तो आपको उत्तर ये होना है कि वायुमंडल में कुछ ऐसे गैसें होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को तो सूर्य से आने देते हैं, लेकिन जाने वक्त तो उसको जाने नहीं देते हैं। जो लौटता हुआ विकिरण है उसको जाने नहीं देता है। वो वायुमंडल उसको क्या करता है? रोक कर रख देता है, नहीं जाने देंगे, जाओ क्या करेगा तुम कर लेना, नहीं जाने देंगे। अब जब रोक कर रख लेता है तो धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो जाती है? अपने आप में गर्म होने लगती है। जब गर्म हो जाती है तो तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पृथ्वी का तापमान जब बढ़ने लगता है तो हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव आ गया है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सा इसमें कहता नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसलिए हम लोग ज्यादा से बोलते हैं कि एसी नहीं चलाइए, ज्यादा पेड़ पौधों को काटिए नहीं। यदि ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, देखिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए लाभदायक है उतना हानिकारक भी है। यानी कोई भी चीज एक निश्चित मात्रा में रहे तो हमारे लिए क्या होता है? बेटर होता है। तो इसमें से कहता है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा उत्तर आपका? ऑक्सीजन। कहता भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो जब देखेंगे कि भारत का जब मैप बनेगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए ये भारत का जो है ये है भारत का दक्षिणतम भाग है। देखिएगा यहाँ पे जो है आपका ये 3 भाग में अंडमान निकोबार द्वीप है। यहीं पे सबसे दक्षिण पॉइंट में इस जगह पे, ये जगह था इंदिरा पॉइंट, इसका नाम था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट था ये जो है 2004 में एक बार भूकंप आया। ये इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिण, देखिए दक्षिण यहाँ मुख्य भूमि के ये है कन्याकुमारी, लेकिन ये देखिए आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम पॉइंट था इंदिरा पॉइंट। और 2004 में भूकंप के चलते क्या हो गया? ये समुद्र में समा गया। तो यदि यहाँ पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, इसका सही उत्तर होगा आपका इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का है, ठीक है। कैप कॉमेरून भी नहीं होगा, 10 डिग्री चैनल भी नहीं होगा। कहता है चक्रवात की आंख होती है। अब चक्रवात जब आता है तो बीच में बिल्कुल जो है उसमें कुछ भी नहीं होता है, और जब बीच के भाग को उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात, जब घूमता है चक्रवात तो उसके बीच को भाग को उसका आंख बोलते हैं। और उसमें जो है न पानी रहता है न बादल रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, सारा चीज आपको बाहर से दिखाई देगा, बीच में कुछ रहता ही नहीं है।
तो यहाँ पूछा चक्रवात की आंख होती है, तो मेघाच्छादित तथा तूफानी, ये तो होता ही नहीं है। अत्यंत तेज हवाएं, बोले एकदम बिल्कुल कुछ नहीं होता है वहां पे। कहता है शांत तथा मेघ रहित, देखिए यहां पे यही होता है, शांत तथा मेघ रहित, काम एंड क्लाउडलेस, एकदम बिल्कुल शांत। अब यदि वहां किसी तरह से घुस जाएंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, चारों साइड से घूमते रहेगा, आप बीच में फंसेंगे। हाँ, लेकिन जब इधर उधर घसेगा तो पूरे आपको उठा के फेंक देगा, बस ले जाएगा, कहां ले जाएगा पता नहीं। तो ये जो है आंख में एकदम बिल्कुल क्या होता है, एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, एकदम शांत होता है, एकदम मेघ रहित होता है। अगला कहता है भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो जैसे भारत में मानसून जो होता है, बरसात का जो आगमन होता है, वो कब होता है, ये पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन में। कहता है मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो इसका उत्तर क्या होगा, मई और जून दोनों हो सकता है। क्या होता है कि सबसे देखिए, आप देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप है, तो वहां का जो है मई का लास्ट सप्ताह में जो है इधर जो है पहुंच जाता है, आपका क्या पहुंच जाता है, मानसून पहुंच जाता है। लेकिन यदि मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे पहले मुख्य भूमि में केरला में, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है, और केरला से मुख्य भूमि में प्रारंभ करता है। और वहां सामान्यतः बोला जाता है कि 1 जून से जो है भारत की जो मुख्य भूमि जो है केरल है, वहां पे जो है मानसून का आगमन हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों दे दिया है मई, तो मई में जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर जो है लक्षद्वीप समूह है, वहां पे मई का लास्ट सप्ताह में आता है, और जो मुख्य भूमि जो है जून के प्रथम सप्ताह में आता है। तो ये आपका हो जाएगा दोनों। आगे हम लोग देखते हैं हाँ हाँ, तो ये देखना कहता है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। अब रूपांतरित चट्टान कहते किसको, ये आपको समझना है कि रूपांतरित चट्टान है क्या। तो हम लोग जानते हैं मेनली 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। मेनली कितने प्रकार के चट्टान होते हैं, 3 प्रकार के। पहला चट्टान जो हो गया आपका अग्नेय चट्टान हो गया, दूसरा चट्टान क्या हो गया, अवसादी चट्टान हो गया, और तीसरा यही अग्नेय और अवसादी बहुत ज्यादा दिन तक रह जाएंगे। और जब बहुत ज्यादा दिन तक रह जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो है अपने आप ताप दाब के चलते चेंज हो जाते हैं, और क्या बन जाते हैं, रूपांतरित या कायांतरित। काया का मतलब होता है शरीर, तो शरीर उसका बदल गया और दूसरा मेटामॉर्फस हो गया, यानी बदल गया। तो क्या कहता है इसमें क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। तो अग्नेय और अवसादी ये दोनों चट्टान बहुत ज्यादा दिन तक जब इसी तरह रह जाती है, तो ताप दाब और जलवायु के चलते जो है इसमें चेंजिंग आ जाता है। जैसे आप लोग कभी उम्र बढ़ता है तो धीरे धीरे चेंजिंग आता है ना, ज्यादा दिन तक आप एक जगह पर रहिएगा, देखिएगा धीरे धीरे उसमें क्या आना शुरू हो जाएगा, चेंजिंग। तो इसमें भी उस तरह से चेंजिंग आता है। तो यदि पूछा है इसमें तो क्या होगा, अग्नेय चट्टान तो नहीं होगा, अवसादी चट्टान नहीं होगा, दोनों लिखा हुआ है ए और बी, यानी दोनों में चेंजिंग हो जाता है, और दोनों क्या बन जाता है, रूपांतरित चट्टान मतलब हो जाता है। तो इसका उत्तर सीधा सीधी क्या होगा आपका, ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। कहता इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है। अब लक्षद्वीप जानना पड़ेगा भाई, कहां है लक्षद्वीप। तो केरल से लगभग 400 किलोमीटर मतलब पश्चिम साइड, 400 किलोमीटर की साइड, पश्चिम साइड, ये ध्यान देना है। केरल से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम साइड जो है, वहां पे एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो चारों ओर समुद्रों से घिरा हुआ है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है बहुत बेहतर टूरिस्ट प्लेस है। जब आप लोग को शादी होगा तो आप लोग वहां जाके देखिएगा, हनीमून मनाने के लिए जाइएगा, मजा आ जाएगा। इस समुद्र में घूमना, बोटिंग करना, बोटिंग तो कर नहीं पाइएगा, फिर भी मछली खाना बहुत मजा आएगा। इधर से उधर जाना, लहर में मतलब उसका जो वेव आता है उसमें आपका छलांग लगाना, इतना मजा आएगा कहना नहीं। तो यही पूछ रहे बताइए इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी बच्चों क्या है, कावारती है। कहां है, कावारती है। तो आपको उत्तर मारना पड़ेगा कावारती। ये हो गया। कहता पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है। ये भाई हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग को सबको पता रहता है कि नहीं, कि चंद्रमा और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है। हम लोग ये चीज पूरा रट के मारे हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती है जिस समय चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। उसी तरह से कभी कभी कुछ ऐसे स्थिति आता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। तो यहां पे पूछा गया है, क्वेश्चन समझना है
कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, ना कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी। ये चीज नहीं पूछा, यहां पूछा पृथ्वी तथा चंद्रमा, और यदि पूछ देता पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी तो उसका उत्तर बदल जाता। यहां पूछा है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपभू। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है? समीप। तो सीधा सीधी उत्तर हो जाएगा इसका आपका उपभू। और यदि यही क्वेश्चन यदि रहता पृथ्वी तथा सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है, तो फिर हो गया उपसौरिक हो जाता। उस समय क्या हो जाता? उपसौरिक। सूर्य जो उप आ जाता है, नजदीक आ जाता है। उसी तरह से भूमि जो है चंद्रमा के समीप चला जाता है, उसको उपभू बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, कहता चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में क्या बनाता है? यानी क्या कहता है कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ, चट्टान में जो लोहा का अंश पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा कि लगभग लगभग जो है चट्टानों से बहुत सारे खनिजों का उत्सर्जन होता है। तो आखिर खनिज है क्या भाई? तो खनिज जो है पृथ्वी के अंदर अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो लोहा का जो है मतलब मेन रूप से दो अयस्क होता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे बेटर होता है, उसके बाद थोड़ा सा कम बेटर होता है हेमाटाइट। तो वो जो ऑक्सीजन के साथ जब हेमाटाइट या मैग्नेटाइट मिलता है तो क्या होता है? यही कहा है कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश को हम लोग क्या बोलते हैं? लौह अयस्क बोलते हैं। और वो लौह अयस्क जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आखिर क्या बनता है? तो सीधा सीधा आपका उत्तर होगा आयरन कार्बोनेट तो नहीं होगा। अब आयरन और ऑक्सीजन मिलेगा तो उसी से संबंधित कुछ लवण बनेगा, या तो कुछ उसी से संबंधित कुछ यौगिक बन जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर जो है बनाता है, क्या बनाता है आपका? क्या बनाएगा? सीधा हो जाएगा आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। आपका ये उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ये ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा।